उत्तराखंड में सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बता दें, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का उन्होंने आभार भी व्यक्त किया है। इसी के साथ तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद बीजेपी विधानमंडल दल की आज बैठक भी होनी है, काफी महत्वपूर्ण, जहां पर नए सीएम के चेहरे पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक होगी, जो कि दोपहर 3 बजे होगी, जिसमें सभी विधायक मौजूद होंगे और ये महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है, जो कि दोपहर 3 बजे होनी है। तो आज की सबसे बड़ी खबर, जहां पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जो कि आज की सबसे बड़ी खबर है उत्तराखंड से, जहां पर तीरथ सिंह रावत ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है, अमित शाह का भी आभार व्यक्त किया है। तो आज तीरथ के इस्तीफे के बाद विधानमंडल दल की महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है, जहां पर नए सीएम के चेहरे को लेकर चर्चा हो सकती है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण आज का दिन उत्तराखंड की सियासत से जुड़ा हुआ है, जहां पर दोपहर 3 बजे सभी विधायकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक होनी है। तमाम जानकारी लेंगे सहयोगी से। जितेंद्र, जिस तरीके से सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया है कल देर रात, उसके बाद कह सकते हैं कि उत्तराखंड में एक बार फिर से सियासी भूचाल आ सकता है। जी, स्वाभाविक है कि जब किसी प्रदेश का मुखिया बदला जाता है या चेहरा बदला जाता है तो सियासी भूचाल तो आना लाजमी है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, खासतौर पे जब बीजेपी शासित जब उत्तराखंड रहता है तो एक परिपाटी सी बन गई है बीजेपी की, वो अपने शासनकाल में 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री बदलती है। सरकार में जब अंतरिम सरकार में भी वो आए थे तब भी ये स्थिति देखने को मिली थी कि सबसे पहले नित्यानंद स्वामी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद उनको हटा के भगत सिंह कोश्यारी को लाया गया। बीसी खंडूड़ी अगले चुनाव में फिर बीसी खंडूड़ी रहे, फिर निशंक रहे, विजय, फिर कई सारी स्थितियां ऐसी आई हैं कि कई बार इनको अपने चेहरे बदलने पड़े हैं। अपना नफे नुकसान का आंकलन करने के लिए बीजेपी जो है हमेशा ये परिवर्तन करती रहती है और इसी कड़ी में इस बार भी बीजेपी ने यही किया। लेकिन सबसे कम कार्यकाल वाले जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो वर्तमान मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने कल देर रात अपना इस्तीफा तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंप दिया है। तो लाजमी है, अगर मुखिया परिवर्तित होते हैं तो सियासी भूचाल तो आता ही है। अब बीजेपी में भी मंथन का दौर शुरू हो गया है। हालांकि ये मंथन पिछले 3 दिनों से जारी था, पहले दिल्ली में और अब देहरादून में। तो उसी कड़ी में आज दोपहर बाद जो है सभी विधायकों को दूरभाष से संपर्क करके देहरादून बुला लिया गया है और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सभी विधायक आएंगे और अपना विधानमंडल दल का नेता चुनेंगे। यह मात्र एक औपचारिकता पूर्ण होगी, क्योंकि जो तय होना होगा वो तो पहले ही पार्टी तय कर देती है और ये सब जो बीजेपी है। लेकिन जितेंद्र, अगर बात की जाए वर्तमान विधानसभा के कार्यकाल की, देखिए अभी 4 साल तक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना कार्यकाल चलाया, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो वहीं अब महज 4 महीने तक अभी तीरथ सिंह रावत रहे, उन्होंने कल देर रात अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद विधानसभा के चुनाव भी होने, इसका आपको क्या लगता है कितना असर पड़ सकता है? इतनी तेजी के साथ जो मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, उसका असर कितना पड़ सकता है विधानसभा के चुनाव में? जाहिर सी बात है, प्रदेश में अगर ऐसी अस्थिरता का माहौल होता है तो लोग भी इन सब चीजों से अजीज आ जाते हैं और ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पार्टी अपने हित के लिए ये सब जो एक्सपेरिमेंट जिन्हें कहा जा सकता है वो करती रहती है। निजी स्वार्थ है पार्टियों के अपने अपने, इससे जनता का कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री कोई भी हो, प्रदेश में विकास की दरकार रहती है और ऐसा कोई मुख्यमंत्री यहाँ साबित नहीं हो पाया हो कि जो पूरे 5 साल रह के जिसने प्रदेश का विकास किया हो, प्रदेश के साथ बड़ी अच्छी पारी अपनी निभाई हो। बहुत कम ये सब देखने को मिलता है। निजी स्वार्थों के चलते पार्टियां हमेशा नेतृत्व परिवर्तन करती रहती हैं, इससे हालांकि जनता का कोई सरोकार नहीं होता। लेकिन ये जरूर है कि प्रदेश में जो अस्थिरता का माहौल है वो बरकरार रहता है और इससे जो विकास कार्य हैं वो भी प्रभावित होते हैं। माना अगर उदाहरण के लिए देखें तो अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत जब अपना कार्यकाल चला रहे थे तो 4 साल तक जब वो चला सकते हैं तो क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी थी कि 1 साल के लिए आपको कोई और दूसरा मुख्यमंत्री चाहिए? अगर आपने रखा भी था 1 साल के लिए, आपने दूसरे मुख्यमंत्री का चेहरा सामने ले आए थे, तो ऐसे 4 महीनों में ऐसे क्या घटनाक्रम हुए कि आपको फिर उनको बदलना पड़ा और उनसे इस्तीफा लेना पड़ा? तो ये सब चीजें जनता समझती है
इसके भी दूरगामी परिणाम आते हैं और जाहिर सी बात है इसका खामियाजा भी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में अब बड़ा सवाल ये हो जाता है कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए जितेंद्र, आपको क्या लगता है धन सिंह रावत इस सीएम की रेस में कितने आगे हैं? क्योंकि देखिए जब तीरथ सिंह रावत को चुना गया था तब भी धन सिंह रावत का नाम शामिल था, लेकिन तीरथ सिंह रावत का नाम जो है वो आगे आ गया। लेकिन अब क्या लगता है आपको, क्या धन सिंह रावत पर मुहर लग सकती है? ये तो तय है कि जो भी मुख्यमंत्री होगा वो वर्तमान विधायक होगा, क्योंकि इन सब स्थितियों में वो बीजेपी नहीं आएगी जैसी स्थितियां अभी बनी हुई हैं। जो स्थितियां अभी बनी हुई हैं कि आपको उपचुनाव में जाना है और फिर जो संवैधानिक बाध्यताएं हैं, चुनाव आयोग ने उपचुनाव पे अभी रोक लगा रखी है, उसके लिए आपको परमिशन भी लेनी पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि उपचुनाव को देखते हुए कोई निर्णय ये लोग लेंगे। जो भी निर्णय बीजेपी लेगी वो तो तय हो चुका होगा। पार्टी आलाकमान के हिसाब से ही प्रदेश की जो संगठन के लोग हैं वो चलते हैं। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि चाहे सतपाल महाराज हो, चाहे धन सिंह रावत हो, या चाहे कोई अन्य कोई चेहरा हो, जो होगा वो विधायकों में से ही होगा और वही विधानमंडल दल का नेता होगा। जी, लेकिन जितेंद्र, संवैधानिक संकट का हवाला फिलहाल दिया जा रहा है। ऐसे में पहले खबरें ये सामने आ रही थी कि 10 सितंबर तक हो सकता है कि तीरथ सिंह रावत अपना इस्तीफा दे दे, लेकिन अब उन्होंने जिस तरीके से अचानक से कल देर रात इस्तीफा दे दिया, उसके बाद इन सब के क्या मायने निकाले जाएं? देखिए साक्षी, ये बात गले नहीं उतर रही है। अगर इनको संवैधानिक संकट आज याद आ रहा है तो क्या इनको सल्ट उपचुनाव में संवैधानिक संकट याद नहीं आया था? अगर मुख्यमंत्री चाहते तो सल्ट से, जब सल्ट का उपचुनाव हुआ था तो सल्ट के उपचुनाव में मुख्यमंत्री मैदान में आ जाते, उसी समय उपचुनाव लड़ लेते तो आज स्थितियां स्पष्ट हो जाती। मुझे नहीं लगता है कि ये संवैधानिक संकट की बात करें या संवैधानिक बाध्यताओं की बात करें। ये इनका अपना अंदरूनी मामला है और इन्हें कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लग गया था कि तीरथ सिंह रावत अगर अंतिम क्षणों तक बने रहते हैं, मुख्यमंत्री बने रहते हैं, तो कहीं इसका खामियाजा उनको न भुगतना पड़े। और मुझे जहां तक मैं अगर मानूं तो ये सब चेहरा इसलिए बदला जा रहा है ताकि आगे जो आने वाले चुनाव हैं विधानसभा के, उसमें फायदा लिया जा सके। और ऐसे में जितेंद्र, अगर हम बात करें 4 महीने के कार्यकाल की, क्योंकि हमने देखा था कि तीरथ सिंह रावत जैसे कि मुख्यमंत्री बने और महज 4 महीने के कार्यकाल में उन्होंने इतने विवादास्पद बयान दिए, जैसे कि जीन्स को लेकर बयान दिया और गंगा मां को लेकर बयान दिया। क्या इन्हीं बयानों को लेकर 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मुंह की ना खानी पड़े? क्या ये भी एक वजह? कई फैक्टर जुड़ते हैं साक्षी। देखिए, आदमी के कार्यशैली पे भी निर्भर करता है कि वो आपकी पार्टी के लिए कितना मुफीद है, आपके संगठन के लिए कितना मुफीद है। हालांकि तीरथ सिंह रावत जो हैं वो सरल स्वभाव के व्यक्तित्व हैं, उनका काफी सरल स्वभाव के वो हैं और आम जनमानस के बीच में घुलने वाले, मिलने वाले वो लोगों में से हैं। ये उनका व्यक्तित्व है। लेकिन ये एक ऐसा पद होता है कि इसमें हर चीज देखी जाती है और राजनीति बहुत टेढ़ी चीज है। इसमें तो साम दाम दंड भेद वाला सब जो फॉर्मूले होते हैं वो अपनाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर अब बीजेपी किसी को लाएगी तो ऐसा चेहरा लाएगी जो आगामी चुनावों के लिए उनके लिए फिट बैठता हो। क्योंकि 4 से 6 महीने में उत्तराखंड में अब चुनाव होने हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आगामी इन सब 2-3 महीनों में जो है बहुत बड़ा चमत्कार कोई आने वाला आदमी कर लेगा। प्रदेश के विकास में वो अपनी छाप छोड़ पाएगा, क्योंकि अभी अगर कोई नया चेहरा आता भी है तो 2-3 महीने तो उसको समझने में लग जाएगा कि कार्यशैली किस तरीके की है। तो प्रदेश का तो इसमें कोई भला होने वाला नहीं है। हाँ, बीजेपी अपना भला जरूर देख रही होगी, वो अपना नफा नुकसान आगामी चुनाव को जरूर देख रही होगी, उसी के तहत वो चेहरा परिवर्तित कर रहे हैं। प्रदेश हित में तो वो चेहरा परिवर्तित कर नहीं रहे। अगर प्रदेश हित की बात करते तो अस्थिरता का माहौल नहीं लाते। 4 साल जिस मुख्यमंत्री ने आपके यहाँ कार्यकाल कर दिया था, 4 साल तक आपको बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री लग रहे थे। हर नेता, हर विधायक, हर मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तारीफ करता था, उनकी कार्यशैली की तारीफ करता था। तो ऐसी क्या आन पड़ी कि आपको 4 साल में उनको बदलना पड़ा? जब वो 4 साल का कार्यकाल अच्छा चला रहे थे तो 1 साल में आपको क्या दिक्कतें हुई? तो ये सब जो चीजें हैं ये बीजेपी अपने लिए देखती है। प्रदेश की जनता का इससे कोई सरोकार नहीं है। अपने हितों के लिए ये चेहरे बदलती हैं, अपनी रणनीतियां ये लगाते रहते हैं। तो ऐसे में अब इसका खामियाजा भी ये भुगतेंगे आगामी चुनाव में। बिल्कुल। और साथ में अगर जितेंद्र उस पत्र की बात की जाए जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को तीरथ सिंह रावत ने सौंपा है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि संवैधानिक संकट ना खड़ा हो, इसलिए मैं पहले से ही मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। ऐसे में और क्या कुछ कहा गया उनके द्वारा?
साक्षी में यही बात स्पष्ट करना चाह रहा था कि आज उनको ये याद आई है कि संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। सल्ट का जब उपचुनाव हो रहा था तब क्या उन्हें ये याद नहीं आई थी? तब तो पूरा वक्त उनके लिए बचा हुआ था, क्यों नहीं वो सल्ट से उपचुनाव लड़े? लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी डर था। इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आदमी को जब डर लगता है कि मेरी कहीं हार ना हो जाए, और ये सब पहले भी झेल चुकी है बीजेपी। मुख्यमंत्री जब बीसी खंडूड़ी थे तो उनकी स्थिति आपने देखी हो, कोटद्वार से चुनाव हार गए थे। तो ये सब स्थितियां रहती हैं। हरीश रावत दो जगह से चुनाव लड़े थे तो दोनों जगह से चुनाव हार गए थे। मुझे लगता है यही सब दिक्कतें इनके सामने रही होंगी और इनको अपने आप को असुरक्षा का भाव इनके मन के अंदर रहा होगा, तो इसीलिए इन्होंने हिम्मत नहीं जुटाई कि ये उपचुनाव लड़ें। और अब ये अगर संवैधानिक संकट या संवैधानिक बाध्यता की बात करते हैं तो मैं तो स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि आज आपको संवैधानिक बाध्यता याद आ रही है और उसका हवाला देकर आप इस्तीफा दे रहे हैं। तो सल्ट उपचुनाव में आपको कौन सी ऐसी दिक्कत आ गई थी कि आप सल्ट उपचुनाव में नहीं गए? सल्ट उपचुनाव में आपने दूसरे प्रत्याशी को दिया, वहां वो जीत भी गए। तो इसका मतलब जब बीजेपी की सीट वो थी। मैं आपको रोकना चाहूंगी जितेंद्र, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज़ पर। धन्यवाद। अनिल जी, जो घटनाक्रम उत्तराखंड में चल रहा है उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्या सियासी मायने इसके निकाले जाए? क्या नफा नुकसान आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को झेलना पड़ सकता है इसका? जी बिल्कुल, जब चुनाव सर पर हो, एकदम उस मुकाम पर पहुंची जहां युद्ध क्षेत्र में जाना है पार्टी को, और अगर पिछले 8-9 महीने से आप देखें जिस तरह से उठा पटक पार्टी के अंदर जो पार्टी की गतिविधियां और नेताओं का मनमुटाव, चाहे वो हाईकमान हो या राज्य स्तर पर हो, तो उसमें जो ये पहले एक मुख्यमंत्री का जाना, उनको हटाकर दूसरे मुख्यमंत्री को लाना, इतना विचार करने के बाद, इतना मंथन करने के बाद, और उनका 6 महीने के अंदर इस तरह की स्थिति पैदा होना पार्टी के लिए बहुत नुकसानदेह है। क्योंकि इनको बड़ी उम्मीदों के साथ हाईकमान ने मुख्यमंत्री पद दिया था पिछले मुख्यमंत्री को हटाकर, और उसके बाद आते ही जिस तरह की बयानबाजी, अगर आपको याद हो, एक के बाद एक महिलाओं पर, कोरोना पर और कुंभ पर जिस तरह से बोला, तो जो एक पार्टी की विचारधारा है, जिस लाइन पर वो चलती है, कहीं उससे बहुत विपरीत जाके बोल दिया था। तो जिससे पहले एक जनता में गलत मैसेज गया, जो इनके समर्थक हैं उनमें गलत मैसेज गया, पार्टी हाईकमान भी नाराज हुई। उसके बाद जो इनसे जुड़ा हुआ संगठन आरएसएस है वो खुद ब खुद बड़ा व्यथित एक स्थिति में आ गया था, जिससे इनकी जो जिस उम्मीदों से या जिन आशाओं से इनको कुर्सी पर बिठाया गया था वो कार्य में भी कहीं दिख नहीं रहा था। और दूसरा एक संवैधानिक संकट जिसका सहारा लिया गया है, तो सहारा तो लिया गया है, कहीं न कहीं वो समस्या भी थी कि 6 महीने के अंदर इनको विधायक बनना था, वो भी नहीं बन पाए। तो ये जो ओवरऑल स्थिति बनी, जिसमें पार्टी हाईकमान ने इनको पिछले 3 दिनों से दिल्ली में थे, इनको बुला के जिस ढंग से बातचीत की गई और इनको स्पष्ट निर्देश दिया गया कि आप इस्तीफा दीजिए, तो पार्टी जो अभी तक एक नुकसान कर चुकी है पिछले 8 महीनों में, अभी भी आगे 6 महीने बचे हैं, उसको कहीं बैलेंस करने का प्रयास करेगी। निश्चित रूप से कोई एक उत्तराखंड का ही प्रॉपर लोकप्रिय नेता ढूंढेगी जो जनता के बीच में, जिसकी पैठ अच्छी हो, जिसकी कार्यशैली अच्छी हो, उसको ये बिठाकर कहीं न कहीं एक अपनी एक मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे। कितना पकड़ पाएंगे वो तो आगे देखा जाएगा, लेकिन हाँ, ओवरऑल चुनाव के मद्देनजर पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। अब ये उसको किस ढंग से मैनेज करेंगे या कितना मैनेज कर पाएंगे, ये तो चुनाव में जनता के द्वारा की गई वोटिंग से ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर करने के लिए। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आज देहरादून जाएंगे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। जहां सुबह 11 बजे देहरादून पहुंचेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जहां पर बीजेपी ने केंद्रीय कृषि मंत्री को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। जहां तोमर की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक होगी। नए सीएम की तलाश के लिए बीजेपी ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। तो शनिवार सुबह 11 बजे तोमर देहरादून पहुंचेंगे। तो वहीं तोमर की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। तमाम जानकारी लेंगे सहयोगी से जितेंद्र। अब जो बागडोर है वो नरेंद्र सिंह तोमर के हाथों सौंप दी गई है। साक्षी, ये सब औपचारिकताएं हैं, जो होना है वो दिल्ली में मोहर लग चुकी है। ये स्पष्ट है
कि बीजेपी के संगठन में जो चीजें तय होती हैं वो आला कमान ही तय करता है। और मुझे नहीं लगता है कि उनके आने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। एक औपचारिकता मात्र है कि एक पर्यवेक्षक के रूप में उनको यहाँ भेजा गया है। कहीं ना कहीं अंदर खाने अभी केंद्रीय नेतृत्व को ये भी लग रहा होगा, ये डर भी सता रहा होगा कि जिस नाम पे हमने चर्चा की, वार्ता की और अपनी तरफ से मोहर लगाई है, उसकी स्वीकार्यता कितनी है। वो विधायकों, क्योंकि सारे विधायक तो दिल्ली गए नहीं थे, विधायकों के अंदर उसकी स्वीकार्यता कितनी है, क्या है, क्या सब है, ये सब नब टटोलने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक यहाँ जरूर आ रहे होंगे। और ये तो लाजमी है कि एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत जो है जब कभी नेता चुने जाते हैं विधानमंडल दल के या पार्टी संगठन के कोई लोग चुने जाते हैं, तो एक पर्यवेक्षक के रूप में जो वरिष्ठ नेता, केंद्रीय नेता होते हैं वो आते हैं। समय समय पर ये होता रहा है सारी पार्टियों में। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब औपचारिकता मात्र है। जो तय होना है वो तय हो चुका है, दिल्ली में बैठ के सब तय हो चुका है। और अब सिर्फ देखना ये है कि जिस नाम को केंद्रीय आलाकमान ने उत्तराखंड पर थोपा है, मैं तो थोपना इसको कहूंगा, जो नाम थोपा गया है उसकी स्वीकार्यता विधायकों के बीच में कितनी है, ये देखने वाली बात होगी। उसका विरोध कितना होता है। हालांकि बीजेपी की जो कार्यशैली है, उसका जो संगठन है वो अनुशासित रहता है। उनकी जितना भी सिरपुटब्बल होता है वो बंद कमरे के अंदर ही होता है, बाहर वो चीजें बहुत कम आती हैं। लेकिन इतना तय है कि आपसी जो गुटबाजी है, गढ़वाल कुमाऊं का समीकरण है, राजपूत ब्राह्मण का समीकरण है, ये सब जो होते हैं उत्तराखंड की राजनीति में बड़े हावी रहते हैं। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो वरिष्ठ नेता हैं वो निर्णय लेते हैं। तो अब देखते हैं कि आज दिन भर क्या स्थिति उत्तराखंड और की। देखना दिलचस्प होगा जितेंद्र की विधायक दल का नेता किसको चुना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमको देने के लिए।